हेलो गाइस, वेलकम ऑन फार्मालॉजी। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी पार्ट 4। एक्चुअली ये जनरल फार्माकोलॉजी की पूरी एमसीक्यू सीरीज है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। इसके सेकंड पार्ट में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। इसके थर्ड पार्ट में हमने टॉपिक कवर किया था लाइक डिस्कवरीज, ऑर्फन ड्रग्स, एसेंशियल ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग, ड्रग नोमेनक्लेचर। इनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने देखे थे। और अगर आपने इन 3 वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, ताकि आपको ये पूरी सीरीज अच्छे से समझ में आए। और आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका जो एब्जॉर्प्शन पार्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स 100% बायोअवेलेबिलिटी। कौन सा ऐसा रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें 100% बायोअवेलेबिलिटी देता है। बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है? इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग या फिर परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट रीचेस फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। यानी वो परसेंटेज ऑफ ड्रग जो कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने में जितना अमाउंट में वो पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। यानी कितनी ड्रग है जो अवेलेबल है किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो होती है हमारी बायोअवेलेबिलिटी। इसमें ऑप्शन है हमारे इनहेलेशन, सबलिंगुअल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। अगर हम बात करें इनहेलेशन की, इनहेलेशन में जो हम ड्रग लेते हैं वो डायरेक्ट माउथ के थ्रू लेते हैं। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एलोवेलाई के लार्ज सरफेस पे होता है। इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, बट 100% नहीं होती है। सबलिंगुअल में जो हम ड्रग लेते हैं वो सिलेवरी ग्लैंड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। और जो इसका बायोअवेलेबिलिटी होता है हमारा वो अप टू 100% होता है, बट 100% नहीं होता। और इंट्रामस्कुलर भी हम मसल्स में के थ्रू लेते हैं हम ड्रग, यानी मसल्स में हम इंजेक्ट करते हैं। इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो भी 100% नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में जो हम ड्रग देते हैं वो डायरेक्टली वेन्स के थ्रू जाती है, वो डायरेक्टली ब्लड में जाती है। जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ड्रग का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, वो सीधा कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, इंट्रावेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आप, ट्रू स्टेटमेंट फॉर सिलास्टिक मेथड ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां आता है सिलास्टिक मेथड ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिलास्टिक मेथड होता क्या है? इसमें ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं, ड्रग इम्प्लांट अंडर द स्किन, ड्रग गिवन थ्रू नेजल कैविटी, ड्रग गिवन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड पैलेट्स, इंसुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ सिलास्टिक ड्रग। हम जानते हैं जो हमारी सिलास्टिक मेथड है ड्रग की, वो क्या है। सिलास्टिक मेथड की हम बात करते हैं। सिलास्टिक में बेसिकली क्या होता है हमारा, हम ड्रग देते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्स और कैप्सूल्स। ड्रग को हम पैक करते हैं किसमें, ट्यूब्स में या कैप्सूल्स में, और उसको इम्प्लांट कर देते हैं अंडर द स्किन, और उसमें धीरे धीरे जो ड्रग होती है हमारी वो रिलीज होती रहती है। ये हमारी सिलास्टिक मेथड है। इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन तो हमने देख लिया, अब इसका आंसर हम जानते हैं क्या है। इसका सही आंसर है पहला वाला, ड्रग इम्प्लांट अंडर द स्किन, ये सही आंसर है इसका। और ड्रग गिवन थ्रू नेजल कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम इंट्रानेजल। और जो हम सॉलिड पैलेट्स के फॉर्म में देते हैं, ड्रग गिवन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड पैलेट्स, उसको बोलते हैं पैलेट इम्प्लांटेशन। और इंसुलिन इज एग्जांपल ऑफ सिलास्टिक ड्रग नहीं, इंसुलिन किसका एग्जांपल है, सबक्यूटेनियस ड्रग का एग्जांपल है, सबक्यूटेनियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ड्रग इम्प्लांट अंडर द स्किन। अब हम नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंजेक्शन फॉर सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के लिए एंगल क्या है इंजेक्शन का। इसमें हम ऑप्शन देते हैं, पहला हमारा 90 डिग्री, 10 to 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री। 90 डिग्री होता है हमारा इंट्रा मसल्स जो इंजेक्शन लगाते हैं वो 90 डिग्री में लगाते हैं, क्योंकि वो सबसे नीचे होती है, दैट्स वाई उनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 10 to 15 डिग्री जो हम लगाते हैं वो हम सबसे ऊपर की जो लेयर होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल लेयर, वहां लगाते हैं हम। 25 डिग्री ये इंट्राडर्मल लेयर, और जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके ऊपर वाली लेयर होती है हमारी 25 डिग्री, जो कि क्या होती है हमारी इंट्रावेनस में हम जो लगाते हैं, जो हम ड्रग देते हैं, वो उसमें जो एंगल होता है इंजेक्शन का वो 25 डिग्री होता है हमारा। और सबक्यूटेनियस हमारी सबसे नीचे होती है हमारी, इस वजह से जो उसका एंगल होता है सबसे नीचे नहीं, वो एक्चुअली 25 के नीचे होता है हमारा, 90 से तो ऊपर ही होगा हमारा, मतलब इंटर मसल से तो ऊपर ही होता है हमारा। जो उसका एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री का। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 45 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेट्रोबल्बर इंजेक्शंस आर गिवन। रेट्रोबल्बर इंजेक्शंस जो हम देते हैं वो हम कैसे देते हैं और वो हम कहाँ देते हैं? इसमें ऑप्शन है हमारे, इन फ्रंट ऑफ आई बॉल, बिहाइंड द आई बॉल, इनसाइड द ईयर, इनसाइड द नेजल कैविटी। इन फ्रंट ऑफ आई बॉल तो हम नहीं देते उसको, और इनसाइड द ईयर, कान के अंदर तो कोई बात ही नहीं है, कान के अंदर तो हम देते ही नहीं है। इनसाइड द नेजल कैविटी, जो इनसाइड द नेजल कैविटी देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रानेजल ड्रग बोलते हैं हमारी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिहाइंड द आई बॉल, यानी जो हमारी आई बॉल है हमारी, उसके पीछे जो फ्लूइड होता है हमारा, वहां हम जो इंजेक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिहाइंड द आई बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसडर्मल पैच इज अप्लाइड बाय। ट्रांसडर्मल पैच, ट्रांसडर्मल पैच एक्चुअली ये एक पैच होता है जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जो ड्रग होती है हमारी वो रिलीज हो जाती है, मतलब सरफेस से ही रिलीज होना शुरू हो जाती है, वो जो अंदर तक जाती है। सो इसमें ऑप्शन है हमारे, डीपर टिश्यू, रेक्टल, क्यूटेनियस, इंट्रानेजल। सो ट्रांसडर्मल पैच हम ऊपर लगाते हैं लेकिन वो सबसे नीचे वाली लेयर तक वो जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, क्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइपोसोम इज अ स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच ड्रग आर कन्वर्टेड व्हेन वेयर ड्रग्स आर कन्वर्टेड। सॉरी, लाइपोसोम्स एक्चुअली क्या है? एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का टाइप है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ड्रग जो वो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होगी जिसका नेचर लाइपोफिलिक होएगा, यानी वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, क्योंकि जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो लिपिड्स की बनी होती है हमारी। सो इसलिए इस वजह से जो ड्रग हम देते हैं, अगर उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होना है तो वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। बट कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो वाटर सोल्यूबल होती हैं। सो वाटर सोल्यूबल ड्रग को लिपिड सोल्यूबल बना के उसको हम क्या नाम है, एब्जॉर्ब कराने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, जो हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है उसके ऊपर एक कवरिंग करते हैं लिपिड सोल्यूबल की। इट मीन्स जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कोई ड्रग है, ये क्या है? कोई ड्रग है, ये है हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की है, ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की है। अब ये हाइड्रोफिलिक नेचर की है, तो ये जो हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर की है, इट मीन्स ये लिपिड सोल्यूबल है, सॉरी वाटर सोल्यूबल है। तो ये ड्रग अगर वाटर सोल्यूबल है तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है हमारी, उसको पास नहीं कर पाएगी और एब्जॉर्ब नहीं होगी। सो इस वजह से हम यहाँ पे हम कवरिंग कर देते हैं एक लाइपोफिलिक की। जैसे कि आप देख पाओगे, ये मान लीजिए कि क्या नाम है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक हो गया और इसके ऊपर हम कवरिंग कर देते हैं एक लाइपोफिलिक की। सो अब क्या है कि अंदर हमारी जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक है, बट हमने ऊपर कवरिंग कर दी लाइपोफिलिक की। दैट्स वाई ये क्या लिपिड सोल्यूबल बन जाएगी और आसानी से ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रॉम लाइपोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक, फ्रॉम हाइड्रोफिलिक टू लाइपोफिलिक, फ्रॉम वाटर सोल्यूबल टू लिपिड सोल्यूबल, सॉरी इसका सोल्यूबल होना चाहिए, बोथ बी एंड सी। सो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि हम हाइड्रोफिलिक ड्रग को लाइपोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करते हैं और वाटर सोल्यूबल ड्रग को हम लिपिड सोल्यूबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज द मेजर प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ ड्रग्स फॉर 90% ऑफ ड्रग्स, यानी जो 90% ड्रग जो हमारी एब्जॉर्ब होती है उसका एक मेजर रूट क्या है, या फिर हम यहाँ पे हम बेसिकली क्या ड्रग ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं कि जो ड्रग हम लेते हैं वो किस तरीके से, मतलब 90% जो ड्रग यानी मोस्टली जो ड्रग होती है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है, किस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट से वो एब्जॉर्ब होती है। सो इसमें ऑप्शन है हमारे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। सो इसमें हम जैसे जानते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली क्या है कि जो ड्रग होती है हमारी वो मूव करती है फ्रॉम जीआईटी टू ब्लड बाय द हेल्प ऑफ अ कैरियर। यहाँ पे एक कैरियर होता है जो क्या करता है, ड्रग को मूव कराता है फ्रॉम जीआईटी टू ब्लड सर्कुलेशन। सो और इसमें हमें कोई एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली क्या है ना, हमें जो ड्रग होती है वो एक कैरियर के थ्रू मूव कर जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा जो मूवमेंट होता है हमारा वो एटीपी की हेल्प से होता है। हमारा एटीपी जो पंप लगे हुए होते हैं उसकी हेल्प से ड्रग का मूवमेंट होता है फ्रॉम जीआईटी टू क्या नाम है ब्लड सर्कुलेशन। सो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, मतलब उसके मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, हमने पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है वो हमारी डिफ्यूजन होती है। सो जो ड्रग मूव करती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी जो जीआईटी का कंसंट्रेशन होता है वो हायर होता है और जो हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन होता है वो लोअर होता है। सो इस मैकेनिज्म की हेल्प से जो ड्रग का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब कि पोर्स के थ्रू वो फिल्टर हो जा रही है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पोर्स के थ्रू हो रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मोस्टली जो ड्रग होती है हमारी वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करती है और इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके वो एब्जॉर्ब होती है। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर पैसिव डिफ्यूजन। अब जो पैसिव डिफ्यूजन है उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन सा लगा है, यानी जो मेन मैकेनिज्म उसके पीछे फॉलो हो रहा है वो कौन सा है हमारा। इसमें ऑप्शन है हमारे चार्ज इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नन ऑफ द अबव। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो पैसिव रूट है ट्रांसपोर्ट का, पैसिव डिफ्यूजन जो रूट है, जो एब्जॉर्प्शन का जो हमारा क्या नाम है ड्रग ट्रांसपोर्ट का तरीका है, उसमें क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब उसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है हमारा वो क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, एटीपी इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। एटीपी किस ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है, किस किस ट्रांसपोर्ट में वो उसको रिक्वायर होती है। अब जैसे हमने बात किया था कि जो पैसिव डिफ्यूजन होता है उसमें तो डायरेक्ट वो हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती हमारी। अब फैसिलिटेट की हमने ऊपर बात की थी, फैसिलिटी में बेसिकली क्या है, इसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी एक कैरियर होता है, कैरियर उसको मूव कराने में हेल्प करता है। और एंडोसाइटोसिस क्या होते हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फैगोसाइटोसिस और एक होता है हमारा पिनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस होता है बेसिकली हमारा, इसमें दोनों में क्या होता है? इंगल्फिंग होता है, यानी जो ड्रग होती है वो इंगल्फ की जाती है, निगल ली जाती है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है, वो मूव कर पाता है हमारा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 10th क्वेश्चन, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। अभी हमने ऊपर भी बात किया था कि ये किसका एग्जांपल है हमारा? एंडोसाइटोसिस का एग्जांपल है हमारा। इसके दो टाइप होते हैं हमारे, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है हमारा पिनोसाइटोसिस। सो इसमें ऑप्शन है हमारे इंगल्फिंग इन फ्लूइड, इंगल्फिंग इन फूड होना चाहिए वैसे यहाँ पे, बोथ ए एंड बी, सॉरी इंगल्फिंग इन सॉलिड होना चाहिए था यहाँ पे, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो जैसे कि हमने बात किया कि जो हमारा एंडोसाइटोसिस होता है हमारा, जो एंडोसाइटोसिस एक मैकेनिज्म है ड्रग ट्रांसपोर्ट का, उसके दो टाइप हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस यानी इंगल्फिंग इन फ्लूइड, जिसको हम ड्रिंकिंग बोलते हैं। दूसरा है हमारा फैगोसाइटोसिस, जो कि क्या होता है? इंगल्फिंग इन सॉलिड, जिसको हम ईटिंग बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फैगोसाइटोसिस का सही आंसर क्या है? इंगल्फिंग इन सॉलिड, जो कि था हमारा बी। माफ कीजिए यहाँ पे सॉलिड लिखा नहीं हुआ है, बट करेक्ट आंसर क्या है? बी, इंगल्फिंग इन सॉलिड। इंगल्फिंग इन फ्लूइड तो है नहीं, बोथ ए एंड बी भी नहीं है और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। नहीं, तो इसका सही आंसर नन ऑफ द अबव भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ड्रग ऑलवेज गेट एब्जॉर्ब इन अनआयनाइज्ड फॉर्म, आयोनाइज्ड फॉर्म, बोथ ए एंड बी एंड नन। सो जैसे कि हम जानते हैं अगर ड्रग को एब्जॉर्ब होना है सो इट मस्ट बी इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। अगर वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी यानी वो अनचेंज फॉर्म में रहेगी। और जैसे कि हमने जो एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन भी हमने पढ़ा है कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म, यानी वो अनचेंज फॉर्म में अगर जाएगी तभी वो उसका हमें एक्शन मिलेगा। इट मीन्स कि उसे आयोनाइज नहीं होना है, अगर वो आयोनाइज हो जाएगी तो उसका हमें एक्शन नहीं मिल पाएगा। सो ड्रग मस्ट बी एब्जॉर्ब इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में अगर वो बेसिकली एब्जॉर्ब होती है, इस वजह से हमें एक्शन उसका सही मिल पाता है। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? अनआयनाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीकली एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम। वीकली एसिडिक ड्रग अच्छे से कहां पे एब्जॉर्ब होती है हमारी? ऑप्शन में हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, बोथ ए एंड बी एंड नन। सो जैसे कि हम जानते हैं, हमने एक चीज पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ ड्रग आर वीक एसिड एंड वीक बेस, और ड्रग मस्ट बी इन अनचेंज फॉर्म फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर वो अनचेंज फॉर्म में रहेगी तभी अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा और उसका हमें एक्शन मिल पाएगा। सो एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब कहाँ होगी?
जो हमारा स्टमक का पीएच होता है वो एसिड होता है हमारा, और जो इंटेस्टाइन का पीएच होता है हमारा वो बेसिक होता है हमारा। सो अगर एसिडिक ड्रग है सो वो बेटर एब्जॉर्ब होगी एसिडिक पीएच में, और अगर बेसिक ड्रग है तो वो बेटर एब्जॉर्ब होगी बेसिक पीएच में। सो इट मीन्स जो इसका सही आंसर है वो है स्टमक। स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है हमारा, और जो हम ड्रग ले रहे हैं वो भी एसिडिक नेचर की है, तो इट मीन्स कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी एसिडिक में। और इसका जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई ड्रग है हमारी बेसिक नेचर की है, अगर वो बेसिक नेचर की है, अगर वो एसिडिक, इट मीन्स कि अगर वो मान लीजिए कि स्टमक में अगर वैसे एब्जॉर्ब नहीं होती, वो इंटेस्टाइन में होती है, अगर हम इसको क्या नाम है स्टमक में एब्जॉर्ब कराएंगे तो वहां पे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और वहीं इस वजह से वो जो बेसिक ड्रग होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, और जो हमारे एसिडिक ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टमक में होता है। आप इतना याद कर लीजिए कि अगर बेसिक ड्रग है तो वो बेसिक पीएच में ही एब्जॉर्ब होगी, और वो एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक पीएच में ही एब्जॉर्ब होगी। और एसिडिक पीएच कौन किसका होता है, हमारा स्टमक का होता है हमारा। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए स्टमक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग कॉज। आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग कॉज, अगर ड्रग आयोनाइज हो जाती है तो वो क्या कॉज करेगी, डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन, बोथ ए एंड बी, फास्टर एब्जॉर्प्शन। सो अगर ड्रग आयोनाइज हो गई है हमारी, मतलब आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो चुकी है, सो जो उसका एब्जॉर्प्शन होएगा वो क्या होएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन। सो करेक्ट आंसर क्या है, ए डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। बिकॉज अभी हमने ऊपर भी बात की है कि अगर ड्रग को एब्जॉर्ब होना है सो इट मस्ट बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ड्रग मस्ट बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अगर ड्रग आपकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी तभी वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है, अगर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू लाइपोफिलिक ड्रग कॉज, अगर ड्रग टू लाइपोफिलिक है तो वो क्या कॉज करेगी। हमने ये पढ़ा था ऊपर कि ड्रग मस्ट बी लाइपोफिलिक नेचर फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। सो इसमें ऑप्शन है हमारे गुड एब्जॉर्प्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन, बोथ ए एंड बी। सो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे मैंने बताया था कि लाइपोफिलिक नेचर होनी चाहिए तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, बट यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि अगर ड्रग टू लाइपोफिलिक हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा ही लाइपोफिलिक हो जाएगी, सो जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा वो बैड एब्जॉर्प्शन होगा या पुअर एब्जॉर्प्शन होगा हमारा। अगर ड्रग चाहे टू लाइपोफिलिक है या फिर टू हाइड्रोफिलिक है तो इन दोनों ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा हमारा वो बहुत ही पुअर होगा। सो करेक्ट आंसर इसका है बी, पुअर एब्जॉर्प्शन। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी, यानी कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर क्या है इसका, इंट्रावेनस। इफ अ ड्रग हैव लो बायोअवेलेबिलिटी शुड बी गिवन इन, अगर किसी ड्रग का जो बायोअवेलेबिलिटी है वो लो है, मतलब बहुत कम अमाउंट में वो कहाँ पहुंच पा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पा रही है, तो हमें कैसे डोज में देना पड़ेगा उसको हमें। सो ऑफकोर्स ये बात है, अगर वो कम पहुंच रही है और हमें अगर एक्शन अच्छे से चाहिए तो उसको हमें हाई डोज में देना पड़ेगा। सो जैसे इसमें हम ऑप्शन दिया हुआ हाई डोज, लो डोज, नॉर्मल डोज, लोअर देन नॉर्मल। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, हाई डोज। ड्रग मस्ट बी गिवन इन हाई डोज इफ इट हैज लो बायोअवेलेबिलिटी, ताकि वो उसका एक्शन अच्छे से हो पाए। तो करेक्ट आंसर क्या है, हाई डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ ड्रग हैव हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देन इट हैव लो बायोअवेलेबिलिटी, हाई बायोअवेलेबिलिटी, नॉर्मल बायोअवेलेबिलिटी, नो चेंज इन बायोअवेलेबिलिटी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है कि अगर ड्रग हमारी ड्रग हमने कहाँ से, अगर हमने मान लीजिए ओरली ली, हमने ओरली लेते हैं जब हम ड्रग, तो पहले वो कहाँ जाती है, स्टमक में जाती है, फिर वो एब्जॉर्ब होती है हमारी, और कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग लीवर में चली जाती है, वहाँ पे वो मेटाबॉलाइज हो जाती है। सो जो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग पहले से ही जो मेटाबॉलाइज हो जा रही है उसको, उस वजह से इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी ड्रग अभी बस जा ही रही थी, रास्ते में थी, तभी वो कुछ पार्ट का मेटाबॉलाइज हो गया। सो ये क्या है, हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहुंचने से पहले कुछ पार्ट उसका लीवर में या फिर किसी और ऑर्गन में उसका क्या नाम है, मेटाबॉलाइज हो जा रहा है। सो ये क्या होती है, हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
सो अगर ड्रग पहले से ही मतलब कुछ अमाउंट में पहले से ही वो अगर वो मेटाबॉलाइज हो जा रही है, यानी कुछ मतलब मान लीजिए कि हमने 500 mg की हमने कोई टैबलेट ली, पीसीएम ली हमने, हर जगह पीसीएम का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने 500 mg की पीसीएम ली हमने और उसको हमने ओरली ली, तो हमें पता है कि अगर क्योंकि पीसीएम का एक जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो अच्छा खासा होता है, सो कुछ अमाउंट पर ड्रग जो होगी हमारी वो लीवर में एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो पहुँचते पहुँचते मतलब ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचते पहुँचते उसका जो अमाउंट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। यानी इट मीन्स हम जानते हैं कि 40 से 50% जो ड्रग होती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलाइज हो जाती है हमारी और बहुत कम अमाउंट में, यानी 10 to 20% ही पहुँच पाती है। सो अगर कम पहुँच रही है तो उसका जो क्या नाम है एक्शन होगा वो भी स्लो होगा। और यहाँ बायोबिलिटी का दिया हुआ है, यानी बायोबिलिटी में यानी क्या है उसका जो अगर हम किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो जो उसकी बायोबिलिटी होगी वो लो होगी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लो बायोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रग विद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर, ड्रग कौन कौन सी ड्रग है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? सो इसमें ऑप्शन है सालबुटामोल, वेरापामिल, नाइट्रोग्लिसरिन, ऑल ऑफ द अबव। सालबुटामोल हम लेते हैं बेसिकली आपका ये ब्रोंको डायलेटर है जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है। वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नाइट्रोग्लिसरीन हम लेते हैं बेसिकली नाइट्रेस का फॉर्म है, ये एंजाइना वगैरह के लिए लेते हैं हम, हाइपरटेंशन में भी लेते हैं। सो ये तीनों ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। 19th क्वेश्चन, ड्रग हैव इंक्रीज एब्जॉर्प्शन मस्ट हैव, अगर ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज है सो उसकी बायोबिलिटी कैसी होएगी? अगर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है तो बायोबिलिटी कैसी होनी चाहिए? डिक्रीज बायोबिलिटी, इंक्रीज बायोबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन बायोबिलिटी, नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है तो वो ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पहुंचेगी? ब्लड में पहुंचेगी, और ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में पहुंच रही है इट मीन्स इंक्रीज बायोबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी, इंक्रीज बायोबिलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बायोबिलिटी फॉर बायोइक्विवेलेंट ड्रग? बायोइक्विवेलेंट ड्रग के लिए जो ड्रग होती है हमारी उनकी बायोबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? अभी पहले जानते हैं बायोइक्विवेलेंट ड्रग होती क्या है। सो बायोइक्विवेलेंट ड्रग क्या होती है हमारी? वो ड्रग्स हैं जिनकी जो मतलब बेसिकली यहाँ पे हम दो ड्रग की कंपैरिजन करते हैं। ये बेसिकली जो हमारी एथिकल ड्रग होती है उसको जेनेरिक ड्रग से कंपेयर करने के लिए हम ये फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली जो अगर दो ड्रग है हमारी, अगर उनकी जो बायोबिलिटी है उसका जो डिफरेंस है हमारा वो 20% होता है, इट मीन्स दीज ड्रग्स आर बायोइक्विवेलेंट। उसका मस्ट भी 20% का डिफरेंस होना ही चाहिए ताकि वो बायोइक्विवेलेंट रहे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी, 20%। अब हम एक बोनस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर आप देंगे। सो क्वेश्चन है हमारा, अ ड्रग शो इट्स इफेक्ट if it pass from maximum effect concentration, minimum safe concentration, maximum safe concentration, minimum effective concentration। ये क्वेश्चन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली है क्या ये। अगर ड्रग को अगर अच्छा इफेक्ट चाहिए सो उसको पास करना पड़ेगा, कौन सी कंसेंट्रेशन से उसको पास होना पड़ेगा? सो मैं इसको थोड़ा सा एक बार हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है बेसिकली ये। जैसे कि हम इसमें एक ग्राफ बनता है हमारा, ये हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन है हमारी बेसिकली, यानी ड्रग कितना मतलब प्लाज्मा में कितने अच्छे से मिल रही है, कितने अच्छे से वो कंसंट्रेट हो रही है, और ये हमारा टाइम। सो इनके बीच में एक ग्राफ बनता है हमारा, और इसमें दो लाइनिंग होती है हमारी, एक ऐसी होती है, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है हमारी। सो जो हमारी ये लाइन है, जो हमारी नीचे वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं MEC। MEC इट मीन्स मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। एंड जो ड्रग हमारी यहाँ जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं MSC इट मीन्स, MSC मतलब क्या है हमारा? यानी MSC इट मीन्स कि मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। सो कोई ड्रग है हमारी, ड्रग अगर जब वो क्या नाम है हमारे प्लाज्मा में कंसंट्रेट हो रही है टाइम के हिसाब से, सो उसको ये क्या नाम है ऐसे मूव करती है, और उसको ये लाइन जो हमारी MEC है उसको पास ऑन होना पड़ता है
ताकि उसका एक्शन आए, क्योंकि MEC है क्या, हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी अगर इस कंसंट्रेशन में वो ड्रग आती है तो उसका इफेक्ट शो होगा, यानी उसको ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए, यानी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको कम से कम इस लाइन को पार करना पड़ेगा। इस लाइन को पार करती है, इट मीन्स कि उसका जो एक्शन है वो आ जाता है हमारा, और अगर वो और ऊपर तक जाती है, इट मीन्स जो उसका एक्शन है वो क्या है, हाई ड्यूरेशन का एक्शन है, यानी उसका जो एक्शन है वो कह सकते हैं हम हाई ड्यूरेशन है, मतलब उसका जो ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत अच्छे से उसका जो एक्शन है वो काफ़ी देर तक है, अगर वो पूरा पार करती है। यहाँ तक आ गई, इट मीन्स उसका क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, और यहाँ ऊपर तक आ गई, इट मीन्स उसका हाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, और अगर वो इसके पास जाती है, इट मीन्स ये हमारा मिनिमम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, यानी यहाँ ड्रग आती है तो वो सेफ है, अगर वो इसके ऊपर जाती है तो वो सेफ नहीं होती है हमारी। सो ड्रग मस्ट बी, इसको पास करनी चाहिए MEC को, ताकि उसका इफेक्ट आए। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आप बताइए। आप क्या नाम है, हमारे कमेंट्स में जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेंगे कि आपने इसका आंसर सही बताया था। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और हाँ, मेडिकल लॉजिक्स हमारा एक पेज है, बेसिकली ये किस पे है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे है। यहाँ हम फार्मेसी से रिलेटेड फैक्ट्स, फन फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और क्या नाम है, एजुकेशनल फैक्ट, इसके अलावा मेडिकल फैक्ट्स, वहाँ आपको रिसर्च फैक्ट, ये सारे फैक्ट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। सो अगर आपको फैक्ट्स पसंद हैं तो प्लीज़ जाके अभी विजिट करें। फेसबुक पे हमारा चैनल है मेडिकल फैक्ट्स के नाम से, और हमारा क्या नाम है सेम इंस्टाग्राम पे भी मेडिकल लॉजिक्स के नाम पे है, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा मेडिकल लॉजिक्स के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको सबसे पहले दिखेगा। प्लीज़ जाके देखिए, अगर आपको फैक्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फॉलो करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट करो, और लाइक करो, ताकि हम मोटिवेट हैं और आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पाएँ। थैंक यू सो मच।